नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, बिहार सीजीएल हो या बिहार सिविल कोर्ट हो, सभी एग्ज़ाम में आपको बिहार बजट से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आप बिहार बजट जो है इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट करा रहे हैं। 2022-23 का बजट है, तो वीडियो में बने रहिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। और दूसरा, अगर इस वीडियो पे या चैनल पे नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले कि आज धनतेरस है। धनतेरस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, बिहार जो बजट 2022-23 प्रस्तुत किया गया था फरवरी में, उसको प्रस्तुत करने वाले थे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। अभी जो है वो वर्तमान में दूसरा मुख्यमंत्री है, वे अभी पूर्व हो गए। जब जो बजट पेश किए थे वो तारकिशोर प्रसाद जी थे, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी थे और बिहार के वित्त मंत्री भी रहे हैं। पहले वित्त मंत्री बिहार के डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। और ये जो बजट है, देखिए, बिहार में अब तक का सबसे बड़ा बजट जो है पेश किया गया है, यानी कि 2,37,691 करोड़ का 2,37,691.19 करोड़ का जो है बजट पेश किया गया था, जो पिछले बजट से लमसम 8.88% अधिक था। 2021-22 का जो बजट पेश किया गया था उससे अप्रॉक्स 8.88% उस बजट से अधिक था। जैसे पिछला वाला जो बजट 2021-22 का जो बजट है वो 2,18,302.7 करोड़ का बजट पेश किया गया था। अभी इस बार जो बजट पेश किया गया है 2,37,691.19 करोड़ का। तो इसको देख लीजिएगा, फैक्ट है, ये पूछता है एग्ज़ाम में। आगे चलते हैं दोस्तों। पिछले वर्ष की तुलना में 8.88% अधिक रहा है। इसका जो मेन फैक्ट है हम उसी पे बात करेंगे ज़्यादा। और दूसरा चीज़ देखिए, जो बिहार सरकार का इस साल का जो राजस्व प्राप्ति रहा है वो 1,96,707.5 करोड़ का आपको राजस्व प्राप्ति रहा है, जो पिछले बार की तुलना में 16.71 ज़्यादा रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में 16.71% ज़्यादा रहा है। और पिछले वर्ष जो है राजस्व प्राप्ति हुआ था 1,86,267.29 करोड़। और जो इस बार बजट में जो राष्ट्रीय आय प्राप्त हुआ है, राजस्व प्राप्ति हुआ है, राष्ट्रीय आय नहीं, सॉरी, जो बिहार का जो आय है वो 1,96,707.5 करोड़। इसको आप लोग जो है लिख लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि ये एग्ज़ाम में जो है आपको देखिए। इसलिए राजकोषीय जो घाटा हुआ है वो 3.47% हुआ है। राजकोषीय घाटा जो है 3.47% हुआ है 2022-23 में। अब देखिए, एक चीज़ हम आपको बताते हैं, बिहार सरकार में जो आय का जो स्रोत है वो कहाँ से आता है। आय का स्रोत जो है वो कहाँ से आता है, तो इसमें देखिए एग्ज़ाम में आपको कूट में क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 दे देगा और उसमें बताएगा कि 1 2 3 4 करके दे देता है, कि जैसे ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4 करके, फिर 3 2 3 ऐसे करके, तो उसमें आपको बताना है। तो ये आपको पूरा नॉलेज रहना ज़रूरी है। तो देखिए, बिहार सरकार का जो सबसे ज़्यादा जो आय होता है, जो जीएसटी लगता है, केंद्रीय करों में राज्य सरकार का जैसे जीएसटी जो लगता है या इनकम टैक्स लगता है, उसमें सब में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का हिस्सा होता है, आधा आधा। आप देखे होंगे कोई भी सामान लेते होंगे तो उसमें आपको एक चीज़ ज़रूर बिल में लिखा मिला होता होगा, SGST और CGST। यानी कि SGST मतलब स्टेट जीएसटी और CGST मतलब सेंट्रल जीएसटी, यानी कि दोनों सरकार का। जैसे मान लेते हैं कपड़ा पे अगर 18% का जीएसटी लग रहा है तो 9% सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, 9% आपको स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो वो सभी जो है वही आय जो है आपको सबसे ज़्यादा आय जो बिहार सरकार का होता है वो केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा होता है, जो बिहार सरकार का आय का मुख्य स्रोत है। उसके बाद दूसरा है केंद्र सरकार से सहायता अनुदान। केंद्र सरकार से सहायता जो अनुदान मिलता है
38% का मिलता है। और केंद्र सरकार में राज्य का हिस्सा कितना है? 38.33% है। अगला है राज्य सरकार का कर राजस्व। और जो बिहार सरकार का जो कर राजस्व है वो आपको 17.4% का है, 17.4% का है। अगला है लोक ऋण परसेंट है, 17.13% है। राज्य का कर भिन्न राजस्व जो है 2.58% है। अगला है ऋणों की जो वसूली की जाती है उससे 0.18% है। यानी कि टोटल अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा हिस्सा कहाँ से आता है बिहार सरकार का कर में, आय का जो स्रोत है वो कहाँ से है, तो आपको केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा पहला हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा केंद्र सरकार में सहायता अनुदान 24.38%। और राज्य सरकार का कर राजस्व जो है 17.4। तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा लोक ऋण। यानी कि आपको ये ऊपर से 4 जो है इसको देख लेना है अच्छा से। पहला वाला तो एकदम याद रखना ही है बढ़िया से। अगला है देखिए, इसका अब सबसे ज़्यादा जो व्यय होता है बिहार सरकार का वो आखिर कहाँ होता है उसके ऊपर बात करेंगे। तो सामाजिक सेवाएं जो है उसमें 40% का जो है व्यय होता है। जैसे नल जन योजना हो गया, या सब्सिडी देना हो गया, या ये सब जो हो गया। आगे है अन्य से सामान्य सेवाएं 27.82% हो गया। आर्थिक सेवाएं 25.25% हो गया। लोक ऋण 6.1% हो गया। ऋण एवं पेशीय 0.55% हो गया। सहायता अनुदान एवं अंशदान 0% है, इसका ये नहीं है। तो ये आपका हो गया। अगला पॉइंट पे चलते हैं। मुख्य विषय विभागवार वार्षिक स्कीम उद्यम। आगे देखिए विषयवार। तो देखिए शिक्षा विभाग पर जो व्यय होता है 22.23 में जो शिक्षा विभाग पर का जो बजट आया है उसमें सबसे ज़्यादा जो शिक्षा विभाग पे 22.20% व्यय किया जा रहा है। सामाजिक जो ग्रामीण विकास विभाग है उसमें 15.19% है। आगे है समाज कल्याण विभाग है जो 8.19% है। ग्रामीण कार्य विभाग है 7.95% है। स्वास्थ्य विभाग जो है 7.04% है। पथ निर्माण विभाग है 4.42% है। इसको आप लोग जो है लिख लीजिएगा कॉपी में, ज़्यादा बेहतर रहेगा। आगे है दोस्तों, बिहार सरकार के पहले 7 निश्चय योजनाओं की पूरा करके 7 निश्चय 2 की योजनाओं पर काम को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। जैसे पहले 7 निश्चय 1 योजना जो स्टार्ट हुआ था, यानी कि प्रथम, और फिर उसी को आगे द्वितीय बढ़ाने का जो है काम किया गया है, जिसमें 5,000 करोड़ का खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। 7 निश्चय योजना जो है हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप लोग जो है देख लीजिए बढ़िया से। 7 निश्चय योजना में 5,000 करोड़ का खर्च है। 7 निश्चय योजना में आखिर है क्या? देखिए, युवा शक्ति बिहार की प्रगति पहला निश्चय योजना है। दूसरा है सशक्त, जिसमें आपको 1153 करोड़ का प्रावधान है खर्च करने के लिए। सशक्त महिला, सक्षम महिला है दूसरा है। उच्चतम शिक्षा एवं उद्यमिता क्षेत्र में महिलाओं को प्रोत्साहन हेतु 900 करोड़ रुपया उस पर खर्च किया जाएगा। अगला है हर खेत को पानी, तीसरा योजना है। चौथा है 7 निश्चय योजना में, चौथा है स्वच्छ गंगा, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, जिसमें आपको 847 करोड़ रुपए का प्रावधान है खर्च करने का। अगला है स्वच्छ शहर, विकसित शहर, जिसमें 550 करोड़ खर्च करने का है। सुलभ संपर्कता, आगे है आपको सुलभ संपर्कता, जिसमें 450 करोड़ खर्च करने का प्रावधान है। अगला है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा जो है, इसमें जो है आपको 500 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा इस साल। यानी कि आप 7 निश्चय योजना को बढ़िया से लिख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा है सशक्त महिला, सक्षम महिला, तीसरा है हर खेत को पानी, चौथा है स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, पांचवा है स्वच्छ शहर, विकसित शहर, छठा है सुलभ संपर्कता, सातवां है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। देखिए, नीति आयोग में SDG का जो रिपोर्ट है उसमें बिहार का कुल स्कोर जो है 52 है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपको बिहार जो है कितना है, स्कोर 52 है। और बिहार सबसे नीचे है, यानी कि जितना सारा स्टेट है या यूटी है सबसे नीचे है। 28 अभी राज्य है, 8 यूटी है, उसमें सबसे नीचे यानी कि 36वां नंबर पे है।
प्रति व्यक्ति आय में देखिए, प्रति व्यक्ति आय में CSO का जो है उसका रिपोर्ट के अनुसार 31,17 रुपया है, लेकिन बिहार सरकार द्वारा है 34,314 रुपया है। CSO यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये संगठन होता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन CSO। और बिहार सरकार द्वारा जो रिपोर्ट आया है उसमें 34,314 रुपये का प्रति व्यक्ति आय है बिहार का। सर्वाधिक जो प्रति व्यक्ति आय वाले जो ज़िले हैं वो आपको पटना है, और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाले जो ज़िले हैं वो कौन है, शिवहर है। तो याद रखिएगा, पहला पटना है सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला, और लास्ट में है यानी कि शिवहर है। और बिहार के GDP में 3 क्षेत्रों का अर्थव्यवस्था में योगदान। देखिए आप लोग जानते होंगे कि जो है आय जो होता है बिहार सरकार का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसमें प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है बिहार का वो मात्र 19.2% है। प्राथमिक क्षेत्र आप लोग समझते होंगे, जैसे खदान हो गया, आपको और भी बहुत सारा चीज़ हो गया, उस पर अलग से एक वीडियो बनेगा, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि प्राथमिक क्षेत्र पे 19.2% आमदनी होता है बिहार सरकार को। द्वितीय क्षेत्र से 19.5% आमदनी होता है। तृतीय क्षेत्र यानी कि इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, जिससे 61.2% आमदनी होता है। यानी कि अगर क्वेश्चन अगर आपसे पूछे एग्ज़ाम में कि बिहार सरकार की सबसे ज़्यादा आय जो अर्थव्यवस्था में, या कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान जो है किस क्षेत्र से होता है, तो उसमें आपको बताना होगा कि तृतीय क्षेत्र से होता है, और सबसे कम आम आय जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्र से होता है। यानी कि उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया है। चलिए अगला, क्षेत्रीय वन सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला 3 जिला। देखिए क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा वन वाला जो जिला है कैमूर है, दूसरा नंबर में जमुई है, तीसरा नंबर में आपको पश्चिम चंपारण है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में इसमें क्या है, वन है। और प्रतिशत में भी सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, कैमूर में है, और दूसरा जमुई में है, तीसरा पश्चिम चंपारण में है। तो इसको देख लीजिएगा, बढ़िया से लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। अगला है बिहार में खाद्यान्न फसल और सब्जी उत्पादन में अग्रणी जिले। चावल में आपको जो है रोहतास सबसे आगे है, गेहूं में रोहतास सबसे आगे है। ये सब एग्ज़ाम में पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए जो है इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। चावल में रोहतास आगे है, गेहूं में रोहतास आगे है, मकई में कटिहार आगे है, दलहन में पटना आगे है, लीची में मुजफ्फरपुर आगे है, अमरूद में नालंदा आगे है, आम में जो है दरभंगा आगे है, आलू में पटना आगे है, प्याज में नालंदा आगे है, केला में मधुबनी आगे है, मछली में मधुबनी आगे है, दूध में पटना आगे है। इसको एक बार देख लीजिएगा अच्छा से। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किशनगंज जिले में लगभग 50 एकड़ ज़मीन पर चाय की खेती होती है। कितना, 50 एकड़ ज़मीन पे। रेशम में सर्वाधिक उत्पादन तसर रेशम की होती है। बिहार में सर्वाधिक उत्पादन होने वाला फूल जो है वो गेंदा का फूल है। बिहार का सर्वाधिक सब्जी उत्पादक जिला नालंदा है। सबसे ज़्यादा सब्जी उत्पादक जिला कौन है, नालंदा है। लेकिन जब सब्जी में भी इंडिविजुअल आ जाएगा तो जो पिछला वाला डेटा था वो हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक फल उत्पादक जिला कौन है, मुजफ्फरपुर है। ठीक है, इंडिविजुअल में जैसे मान लेते हैं आम पूछेगा तो दरभंगा हो जाएगा, केवल लीची पूछेगा तो मुजफ्फरपुर हो जाएगा, उस तरह से हो जाएगा। केला पूछेगा वैशाली हो जाएगा। चलिए आगे, इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन समिति नीति 2021। देखिए इसको जो है ना बिहार सरकार बहुत ही बढ़ चढ़ के बढ़ावा दिया है इस बार। इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन समिति, जिसमें इथेनॉल प्रमोशन नीति लाने वाला बिहार है, भारत का पहला राज्य है इथेनॉल प्रमोशन लाने वाला। ये आपको एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का, ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। जो अगला क्वेश्चन है कि जैविक पट्टी ऑर्गेनिक कॉरिडोर, जैविक पट्टी ऑर्गेनिक कॉरिडोर बिहार के 13 जिलों की एक जैविक पट्टी विकसित कर रही है। जैविक पट्टी बिहार में 13 जिलों की एक जैविक पट्टी जो है विकसित हो रही है। अगला क्वेश्चन है, कृषि विभाग ने 2 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की है। पहला चंडी नालंदा में किया है सब्जियों के लिए, और दूसरा जो है देसरी वैशाली में किया गया है फलों के लिए। अगला क्वेश्चन है, कृषि अनुदान और शिक्षा क्षेत्र।
कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय आरा भोजपुर, ठीक है। जूट पार्क की स्थापना कहाँ किया गया है? तो मारंगा पूर्णिया। कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय पटना। मत्स्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना मीठापुर पटना। मखाना संकुल कहाँ? सुपौल। सैनिटरी पैड संकुल प्रस्तावित है कहाँ पे? भागलपुर में अपार रेल वस्त्र पार्क प्रस्तावित है बिहटा पटना में। अपार रेल आगे है लेदर गुड्स कॉम्प्लेक्स प्रस्तावित है कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में। अगला है ड्राइवर प्रशिक्षण सह शोध संस्थान कहाँ है? औरंगाबाद में। अगला है कृषि विभाग के प्रत्यक्ष लाभांतरण यानी कि डीबीटी जिसको बोलते हैं पोर्टल पर 1.80 यानी कि 1.80 करोड़ से अधिक किसान निबंधित हो चुके हैं, यानी कि अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। विभाग ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ तकनीक सहयोग से बिहान नामक एक एंड्रॉयड ऐप की शुरुआत की है। देखिए दोस्तों, किसान कृषि प्रसार सुदृढ़ीकरण यानी कि आधुनिक प्रौद्योगिकी का पंचायत स्तर पर किसान चौपाल का आयोजन किया जाता है। अगला है स्कूल घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में बिहार का देश में 34वां और विदेशी पर्यटकों के आगमन के लिहाज से 9वां स्थान है। ठीक है दोस्तों, घरेलू देखिए बिहार जो है घरेलू जो है वो देश में 34वां है देश में, लेकिन विदेशी पर्यटकों के मामले में बिहार जो है एक तरह से कह सकते हैं कि आगे है, 9वां स्थान है जो आपको यहाँ विदेशियों को खींचता है अपनी ओर। अगला है देखिए बिहार में जो है आपको बौद्ध परिपथ है, रामायण परिपथ है, सूफी परिपथ, गांधी परिपथ, इस सब का जो है ये किया गया है। इसका जो इन पथों का विकास प्रधानमंत्री विशेष पैकेज के स्वदेश दर्शन योजना के तहत किया जा रहा है। गुरु परिपथ है। आगे चलते हैं, परिवहन क्षेत्र में गत दशक के 2011 से 21 में 10.7 की उच्च वृद्धि दर से बढ़ा है। सितंबर 2021 में 21 तक बिहार में सर्वाधिक उच्च पथ की लंबाई के मामले में अग्रणी जिला जो है पटना है। देखिए मतलब बिहार में 2021 तक बिहार में उच्च पथ यानी कि एनएच जो है, एनएच की लंबाई सबसे ज़्यादा किस ज़िले में है? सबसे ज़्यादा पटना में है, उसके बाद मधुबनी में है, फिर मुजफ्फरपुर में है। और बिहार में सबसे लंबा वाला उच्च पथ कौन सा है? NH 31 है जो 404 किलोमीटर लंबा है। अगला है बिहार में, अब ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, तुरंत अब ख़त्म करेंगे वीडियो को। बिहार में रेल मार्ग में देश का स्थान जो है 9वां स्थान है। 9वां स्थान पे है बिहार का रेल मार्ग का। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2020-21 में बिहार में शीर्ष बिजली खपत वाले ज़िले, सबसे ज़्यादा बिजली खपत किस ज़िले में होता है? तो आपको सबसे ज़्यादा बिजली खपत पटना में होता है, दूसरा गया में होता है, तीसरा मुजफ्फरपुर में होता है। और सबसे कम बिजली खपत वाला कौन कौन ज़िला है? तो शिवहर है नीचे से, फिर उसके बाद अरवल है, फिर शेखपुरा है। ये तीनों छोटा छोटा ज़िला है, ये भी एक कारण है। अगला है अभियान बसेरा कार्यक्रम। तो अभियान बसेरा जो कार्यक्रम है सभी भूमिहीन परिवारों को घर बनाने के लिए 5 डिसमिल ज़मीन का आवंटन किया जाएगा। यही है आपको अभियान बसेरा कार्यक्रम। अगला है बिहार देश का दूसरा सबसे कम शहरीकृत राज्य है। बिहार देश का दूसरा सबसे कम शहरीकृत राज्य है। अगला है पूर्वी जोन में राष्ट्रीय जल पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ जिला। तो आपको पश्चिम चंपारण है, नहीं पूर्वी चंपारण है। अगला है बिहार में पहली बार ड्रोन से नैनो यूरिया छिड़काव कब किया गया था? मतलब कहाँ किया गया था? तो गोसाईगंज चौसा बक्सर में। बिहार में 4 स्मार्ट सिटी है, कौन कौन है? तो आपको पटना है, भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, बिहार शरीफ है। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ। राज्य में दूसरे एम्स की स्थापना। देखिए पहला जो है पटना में एम्स है, दूसरा दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल
परिसर है। आगे है बिहार में 6 नए रोपवे का जो है निर्माण किया गया है, जिसमें प्रेतशिला पर्वत गया, डुंगेश्वरी पर्वत गया, ब्राह्मणी पर्वत गया। अगला है वानावर पर्वत जहानाबाद, मुंडेश्वरी पर्वत कैमूर, रोहतास गढ़ किला कैमूर। तो ये दोस्तों आपका ये बिहार सीजीएल के लिए आपको बिहार का बजट था। तो ये आपको हर एग्ज़ाम में काम आएगा, ये नहीं कि सिर्फ जो है सीजीएल में ही काम आएगा। तो इस वीडियो को जो है आप लोग शेयर कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। चलिए धन्यवाद।